नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना पैसा के सीईओ हर्ष रुंगटा साहब। गुड इवनिंग मिस्टर रुंगटा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और देख लेते हैं कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। जिस तरह से जो प्रश्न आए हैं जिनको आज हम शामिल करने वाले हैं, आइए उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट में जिनको हम इंक्लूड करेंगे, तो इंश्योरेंस बाजार में तमाम तरह के प्रश्न हैं, लेकिन जो आज हम शामिल कर रहे हैं उसमें सम एश्योर्ड जो है उसमें इजाफा करने की एक इंडिविजुअल इस समय बात कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी ऑलरेडी रनिंग है और कुछ ही समय हुआ है, तो इसकी प्रक्रिया आखिर ये क्या संभव है और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो किस तरह से वो आगे बढ़े। वहीं अगर हम देखें टर्म प्लान को लेकर भी प्रश्न है। टर्म प्लान के जो तमाम ऑफर्स रहते हैं उसमें कौन सा ज़्यादा बेहतरीन है, इसका जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ डायबिटीज़ को लेकर भी जो कवरेज है इसके हम बातचीत करेंगे। मेडिकल पॉलिसीज़ में इसको लेकर विकल्प हैं, लेकिन किस प्रकार से किस टाइप की है उसका भी हम बातचीत करेंगे। राजेश टोंडले जो पहले दर्शक हैं जिनको हम शामिल कर रहे हैं, महाराष्ट्र से समय लाइन पर हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए, आप सवाल बताएं। गुड इवनिंग सर जी, राजेश बोल रहा हूँ जी, बताइए प्लीज। Sir, I have taken a medical insurance for me and my parents. Okay. But I have taken some insured 1.5 lakhs for each. जी. But I want to increase that sum assurance amount because at the time of renewing the insurance, I was not due to some problem, I am not able to. राजेश साहब, कितना समय पहले मतलब ये आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है? Just 15 days back. ओके, तो उस समय आपने क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया? उसी समय अगर आप जैसे आप सोच रहे हैं, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम आप सोच लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आप इसके ज्यादा बढ़ चुके हैं आगे, तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया इस पहलू पर? मैंने उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो उसने मेरा प्रीमियम बताया था जी, वो लाइक 18,000 बताया था। ओके। तो थोड़ा मैं बाहर गया था, तो दैट्स आई एम नॉट एबल टू वो सब। अच्छा, आपको राय दिलवाते हैं? तो बाद में वो 12,000 ही निकला। आपको राय दिलवाते हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं जो डिटेल्स आपने भेजी थी, पेरेंट्स में आपकी एज फादर की 54 है और मदर की 49, और आप खुद जिस तरह से 27 ईयर्स के हैं। और रुंगटा साहब ये बता सकें अब ये कैसे आगे बढ़े? एक जब ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है और इसके साथ बढ़ चुके हैं, तो फिर तो एक नया विकल्प ही इनको तलाशना पड़ेगा। हाँ, थोड़े से एक दो सवाल और। राजेश जी, जो ये पॉलिसी आपने 15 दिन पहले ली है, ये पहली बार ली है कि ये रिन्यूअल पॉलिसी है? मैंने पहली बार ली है। पहली बार ली है, तो ठीक है। अब शायद आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और बेसिकली अब बढ़ाना पॉसिबल एग्जिस्टिंग पॉलिसी को नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि आप 2 लाख रुपए की पॉलिसी और ले लीजिए, तो रफली आपको 3.5 लाख का कवर हर आदमी के लिए मिल जाएगा। और 2 लाख रुपया ईच अगर आप लेते हैं अपने पिताजी के लिए और माताजी के लिए और खुद के लिए, तो रफली आपका 11.5 से लेके 13,000 रुपए तक का सालाना प्रीमियम होगा। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप सेम कंपनी से लेना चाहें, शायद न्यू इंडिया से लिया है आपने, सेम कंपनी से लेना चाहें तो रफली 13,000 है, तो इससे आपको कवर मिल जाएगा। और अगली बार जब ये पॉलिसी रिन्यूअल के लिए ड्यू हो, जो पहली वाली पॉलिसी आपकी 1.5 लाख वाली, उस समय उसको बढ़ा के आप 3 लाख कर दीजिएगा, और ये सेकेंड वाली पॉलिसी रिन्यू नहीं करिएगा। अगर बीच में कोई बीमारी आपको नहीं हुई हो, किसी भी कवर्ड आदमी को अगर बीच में कोई बीमारी नहीं हुई हो, तो आप एक ही पॉलिसी को बढ़ा सकते हैं। जो 1.5 लाख वाली पॉलिसी है उसको 3 कर दीजिएगा अगले साल। इस साल अगर आपको कवर चाहिए तो 2 लाख रुपए ईच की आप पॉलिसी ले सकते हैं अपने तीनों के लिए, और रफली जो कॉस्ट है 11.5 से 13,000 रुपए तक का कॉस्ट लगेगा जी। और बेटर बाकी भी उसके लिए यही है, जब वो एक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस समय उससे पहले ही इनफैक्ट सभी पहलुओं को देखते हुए अपना होमवर्क प्रॉपर्ली करते हुए ही एक फाइनल डिसीजन लें, वो बेटर रहेगा। एक कंपनी जिस पर आपका विश्वास है, जिसकी आप सर्विसेज से संतुष्ट हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ें, वो ज़्यादा एडवाइजेबल है। लेकिन अभी जो रास्ता है जिस तरह से आप बढ़ सकते हैं वो आपको रुंगटा साहब ने बताया है। आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अगला सवाल सुशांत शेखर का है, गाजियाबाद से है, वो लाइन पर हैं। सुशांत साहब बताइए प्रश्न अपना। जी, मेरी उम्र जो है करीब 31 साल है जी। मैं 50 लाख का एक टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। मेरे 2 सवाल हैं उसके से जुड़े हुए। एक तो ये है कि टर्म प्लान में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? केवल प्रीमियम देखना चाहिए कम, या फिर क्लेम रेशियो भी देखना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि उसमें एक चीज होती है कि
एक्सीडेंटल डेथ राइडर जी, ये एक्सीडेंटल डेथ राइडर क्या मतलब? क्या नॉर्मल पॉलिसीज में केवल नेचुरल डेथ पे कवर मिलता है और एक्सीडेंटल डेथ पे कवर नहीं मिलता, या ये क्या मतलब क्या है इन चीजों का? बहुत खूब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रेस किया है। इनफैक्ट इस प्रश्न के जरिए जो बाकी व्यूअर्स भी कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। रुंगटा साहब, जिस तरह से इन्होंने बताया, टर्म प्लान जो कि काफी अहम अपने आप में रहता है, एक पहला कदम है बीमा की तरफ और काफी वो जरूरी भी है। तो इन्होंने बताया जिस प्रकार से इनको कवर चाहिए, पैरामीटर्स जैसे इन्होंने कहा, उसमें ऑनलाइन विकल्प भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। ऑनलाइन चीपर रहते हैं, तो क्या सिर्फ प्रीमियम को ही देखें या कुछ और पहलुओं को भी देखते हुए आगे बढ़े, जैसे इन्होंने बताया, और फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेरी पर आएंगे जो इनकी थी, बताएं। तो खैर सुशांत जी, आपने बहुत ही अहम एक सवाल उठाया है कि जब टर्म पॉलिसी ले रहे हैं तो वो प्योर रिस्क पॉलिसी है, यानी अगर कोई भी कारण से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट से या डिजीज से या कोई भी कॉज से अगर डेथ हो जाती है तो वो पॉलिसी पे करती है, वरना अगर उसका पीरियड पूरा हो जाता है तो कुछ भी आपको नहीं मिलता। और इसीलिए इसका कॉस्ट जो होता है बहुत ही कम होता है। आपने पूछा कि 50 लाख का कवर आपको 25 साल के लिए चाहिए, आपकी उम्र के लिए 6,500 रुपए का प्रीमियम आपको लगेगा साल का, यानी कि रफली 550 रुपए महीने में आपको 50 लाख रुपए की कवर मिलती है। इतना सस्ता पॉलिसी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी में इतना ज्यादा कवर नहीं मिलेगा। अब क्या देखना चाहिए? सबसे पहले देखने की बात यह है कि आप चाहे किसी से भी पॉलिसी लें, आप कोई भी कंपनी से पॉलिसी लें, ये प्रपोजल भरते समय प्लीज आप ब्लैंक प्रपोजल ना भरें, खुद भरें, एजेंट के भरोसे न छोड़ें। हो सके वहां तक ऑनलाइन ही भरें, तो उसमें तो आपको खुद ही भरना पड़ेगा। सारी चीजें डिस्क्लोज करें, कोई भी चीज अनडिस्क्लोज ना रखें, क्योंकि चाहे कुछ भी क्लेम सेटलमेंट रेशो कोई भी कंपनी का हो, अगर आपने कोई बात छुपाई है और अगर डेथ पहले 2 या 3 सालों में होती है, तो ये आप तय मानिए कि उसका क्लेम का काफी तहकीकात होगी, इजीली सिंपली उस क्लेम को नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप पूरा डिस्क्लोज करते हैं तो मेरे ख्याल से क्लेम सेटलमेंट रेशो इंपॉर्टेंट है, मेरी दृष्टि में टू सर्टेन एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है क्लेम सेटलमेंट रेशो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप फुल डिस्क्लोजर अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको क्लेम के सेटलमेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। साहब, जैसे इन्होंने जो प्रश्न रेज किया है उसमें हम देखते हैं चीपर ऑप्शन रहता है ऑनलाइन, लेकिन वो इंडिविजुअल्स कई बार कंफर्टेबल होते हैं, अगर बीच में कोई इंडिविजुअल हो जिसके जरिए वो आगे बढ़ सकें, तो कई बार इंडिविजुअल ऑफलाइन ऑप्शन के जरिए भी आगे बढ़ते हैं, बेशक वो उतना चीप ना हो, तो फैसला इन पर रहेगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक्सीडेंटल का भी प्रश्न रेज किया था, अब टर्म प्लान में अगर इंडिविजुअल ना रहे तो डिपेंडेंट्स के लिए ऑब्वियसली ये कवर रहता है किसी अनहोनी की सूरत में, लेकिन एक्सीडेंटल का जिस तरह से इन्होंने बताया उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर किसी दुर्घटना की स्थिति में कुछ डिसेबिलिटी रहती है तो वो भी एक पहलू रहता है जिसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो उस पहलू को भी थोड़ा आप टच कर सके। पहली बात, आप एजेंट के थ्रू कंफर्टेबल है तो एजेंट के थ्रू करिए, थोड़ा सा कॉस्ट आपको ज्यादा लगेगा, वो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जो रेगुलर टर्म कवर है उससे कोई भी डेथ कवर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे सिर्फ नेचुरल कॉजेज, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होता है। तो फिर राइडर क्यों लेते हैं कि राइडर के बेसिस पे आपको नॉर्मली उसमें डिसेबिलिटी राइडर भी होता है, जैसे अभी आपने बताया, तो यानी एक्सीडेंट की वजह से अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको क्लेम अमाउंट मिलेगा, इवन दो डेथ नहीं होती है। तो या अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो अमाउंट ऑफ क्लेम ज्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए लोग एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या डिसेबिलिटी राइडर लेते हैं, सेपरेटली भी पॉलिसी मिलती है, तो सिर्फ इसके लिए कोई पॉलिसी चुने ऐसा मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी ऑलरेडी चुनी है और उसमें एक्सीडेंटल राइडर है तो एडिशनल प्रीमियम देकर आप ले सकते हैं। राइट, सुशांत साहब, ऑल द बेस्ट। हमने आपके प्रश्न पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये संतोषजनक रहा होगा आपके लिए। और आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अगला सवाल सुमित महाजन का है, दिल्ली से है, और प्रश्न डायबिटीज पर है, उसके कवर को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं। जी बताइए सुमित साहब, बताएं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि जुवेनाइल डायबिटिक के केस में जी कौन सी इंश्योरेंस कवरेज मिल सकती है? somebody who was एज ऑफ 12 was a juvenile diabetic was diagnosed and currently उनकी एज है 28। ओके, कौन सी मेडिकल पॉलिसी है जो उस चीज को कवर कर सकती है? ये यानी मतलब ये आपने बताया 12 साल की उम्र में जिस तरह से हुआ डायग्नोज हुआ,
और अभी ये टाइप मतलब कौन सी टाइप में, क्योंकि डायबिटीज को लेकर आजकल बीमा कंपनीज की तरफ से हम देखें, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी इसको ऑफर कर रही हैं, इसको कवर कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया ये बचपन से चली आ रही है, तो ये इस पर रोंगटा साहब आप कैसे समझा पाएंगे, क्या मुश्किल रहने वाला है? हाँ, सो खैर वैसे तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी तो नहीं है कि बिकॉज जुवेनाइल डायबिटीज़ जहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो जो एक कंपनी स्टार हेल्थ की जो डायबिटीज सेफ पॉलिसी है वो भी सिर्फ टाइप 2 को कवर करती है। अच्छा रोंगटा साहब, लेकिन आप नॉर्मल पॉलिसीज के लिए अप्लाई कर सकते। ये सुमित साहब से एक पहलू अगर हम और टच कर लेंगे, एग्जैक्टली अभी कंडीशन किस प्रकार की है, क्या ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या अभी कंट्रोल में है सब कुछ आप बता पाएंगे? डेली इंसुलिन डोज लगती है 24 की, 2 बारी में टोटल 24 की डोज इंसुलिन डोज लेनी होती है उनको। अच्छा, डेली लेनी होती है। ओके रोंगटा साहब, फिर उस पहलू को देखते हुए आप कंपनीज कैसे कितना कंफर्टेबल होंगी, क्योंकि ये कई साल से चली आ रही है ये प्रॉब्लम जो है, तो फिर कैसे ये आगे बढ़े? तो खैर मुश्किल होगी, इंश्योरेंस मिलना मुश्किल होगा, लेकिन अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पूरा डिस्क्लोजर करें। हो सकता है कि अगर और कोई प्रॉब्लम ना हो तो हो सकता है कि कोई कंपनी उसके लिए अग्री कर जाए, एडिशनल शायद प्रीमियम ले, और ऑब्वियसली कोई भी डायबिटीज़ रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होगा या उसके वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो पहले 3 या 4 साल तक वो कवर नहीं होगा और उसके बाद उसका कवर मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, मिलना ही थोड़ा मुश्किल है, कतराती हैं इंश्योरेंस कंपनीज डायबिटीज़ पेशेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए। ये फैक्चुअल चीज है। अच्छा, बट रोंगटा साहब इनकार नहीं किया जा सकता जी। हमने ये भी देखा है हमारे यहाँ जो डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है इंडिया में, उसको लेकर अब कुछ कंपनीज ऑफर कर रही हैं, बट इनके केस में क्योंकि ये काफी सालों से चला आ रहा है, दैट्स व्हाई इनको लगता है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और इनफैक्ट जैसे आपने कहा, अगर रेडी भी होते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग करके भी इनिशियल 3-4 ईयर्स तक कुछ उसमें कवर नहीं होगा, यानी मुश्किल रहने वाला है, बट ये ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर अब मूव करते हैं। डायबिटीज के बाद जो अगला प्रश्न हम लेने वाले हैं वो पंकज गुप्ता साहब का है, मुंबई से वो प्रश्न है। अगर वो लाइन पर हैं तो आइए उनसे संपर्क हम स्थापित करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्वेरी क्या है। क्रिटिकल इलनेस पर लगता है इनका सवाल है। गुप्ता साहब बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी, मेरा सवाल है क्रिटिकल इलनेस कवरेज को लेके। मेरे पास मेरी जो सालाना आय है वो 10 से 12 लाख है और मेरे पास टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट है जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्रिटिकल इलनेस में कई सारे, तो कौन सी कंपनी का कुछ ऐसा पॉलिसी है जिसमें क्रिटिकल इलनेस मेजर जो 30-35 कुछ क्रिटिकल इलनेस डिजीज रहते हैं, राइट, तो वो सारे कवर हो जाए? आपकी एज हम देख रहे हैं 30, आपकी क्रिटिकल इलनेस के लिए स्पेसिफिकली क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें नो डाउट इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, बट क्रिटिकल इलनेस पहलू को आप क्यों थोड़ा टच कर रहे हैं, आप बता पाएंगे? हाँ जी, क्योंकि मेरे को जो लगता है टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट जो मिलेगा वो डेथ बेनिफिट मिलेगा उसमें जी, लेकिन क्रिटिकल इलनेस के केस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में फिर मेरे को लगता है कि वो हेल्प नहीं कर पाएगा। राइट, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मतलब आप चाहते हैं कवर रहे। हाँ जी, ओके, आपको राय दिलवाते हैं गुप्ता साहब। रोंगटा साहब बताएं, जिस तरह से इन्होंने क्रिटिकल इलनेस का जिक्र किया है उसमें ऑब्वियसली प्रीमियम्स फिर ज्यादा रहने वाले हैं और उसकी प्रक्रिया किस तरह से ये आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें आप। पंकज जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इतने दूरंदेश हैं और इतना सोच रहे हैं। बहुत कम लोग अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो इतने दूरंदेश हैं। इन्होंने ये क्लियरली कर रखा है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड है, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है लेकिन डेथ नहीं होती तो ऑब्वियसली टर्म इंश्योरेंस पे नहीं करेगा, और उसी में क्रिटिकल इलनेस या जिसे डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं वो आती है। तो क्रिटिकल इलनेस में जैसे लकवा मार गया या अगर आपको किडनी फेलियर, ऑर्गन फेलियर हो गए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गए, देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस जो शायद स्क्रीन पे भी दिख रही हैं। स्ट्रोक हो सकता है, आरोटा ग्राफ्ट सर्जरी वगैरह हो सकती है। क्रिटिकल इलनेस अगर आपको लेना है तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में बेटर यह है कि आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए।
अनफॉर्चुनेटली बड़ी अमाउंट नॉर्मली मिलती नहीं है। लॉजिकली जितना आपका टर्म इंश्योरेंस है उतना ही आपका क्रिटिकल इलनेस रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसके वजह से अगर आपकी कमाई बंद हो जाती है तो आपको एक लमसम चाहिएगा जिससे आप अपनी कमाई का सब्स्टिट्यूट कर सकें। अभी इसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में बजाज अलायंस जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी देती है 50 लाख की, और आपकी उम्र के हिसाब से, और अगर आप हेल्दी हैं तो 50 लाख की पॉलिसी आपको करीबन 16,500 रुपए सालाना पड़ेगी। 25 लाख की पॉलिसी उसकी आधी है, करीबन 8,300। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा पंकज जी, आपके माध्यम से दूसरों भी जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस को आप इग्नोर मत करिए। आज हम वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का चलन इतना ज्यादा है, तो ये इलनेसेस होने के चांसेस इतने हाई हैं कि इसको कवर नहीं करना भी एक तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, तो ऑल द बेस्ट, आप कदम आगे जरूर बढ़ाएं। और इनफैक्ट मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आजकल बहुत ज्यादा हैं, तो खुदा ना खास्ता कुछ हो, कल क्या हो नहीं मालूम, तो उसके लिए सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और क्रिटिकल इलनेस तो है ही, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो जिस तरह से जो आपको सूट करे उसके लिए आप जरूर आगे बढ़ें। ये आखिरी सेगमेंट अहमदाबाद से आर के प्रसाद साहब इस समय लाइन पर हैं। प्रसाद साहब नमस्कार, बताइए सवाल। Well, good evening, sir. गुड इवनिंग सर, बताइए। My question is, I have purchased Santo-made car of 2005 model, and from till to today, and it's 1 year back, I have purchased the insurance from New India Insurance. Now that insurance has been expired from last 1 year. So which is the best and economic way to buy the insurance for my car? Sir, you are saying insurance has expired 1 year back? Yeah. Then you're still driving the car? Yeah, I'm driving, but not too much. I'm driving because sir, that is extremely, I mean, service is like that way. 1 month I'm going abroad or in India, I'm doing the. But sir, our advice is you should avoid it. You should avoid it. Run the car only once the insurance is there, क्योंकि इसमें काफी सारा रिस्क रहता है। अगर किसी को बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ एक्सीडेंट किसी टाइप से हो जाए, तो थर्ड पार्टी क्लेम्स बहुत ज्यादा रह सकते हैं, और ये मैंडेटरी है, इसके बिना रोड पर आना नहीं चाहिए। रुंगटा साहब ये बता सकें, जिस तरह से ये कह रहे हैं साल पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अभी रिन्यूअल अब करना चाह रहे हैं, तो फिर तो नए सिरे से पूरा इंस्पेक्शन भी होगी, सब कुछ होगा, तो कैसे आप इनको बताएंगे और ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विकल्प हैं कई सारे और मोटर वैसे ही डी टैरिफ हो चुका है, तो कैसे समझाएंगे? सबसे पहले जैसे आपने कहा, प्लीज इंश्योरेंस लिए बिना गाड़ी सड़क पे मत निकालिए, इलीगल है, आप वॉयलेट कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है 5 साल से ज़्यादा, तो कितने अमाउंट के लिए इंश्योर होगा, ये एक मैटर ऑफ नेगोशिएशन है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड यू। तो अमाउंट कितना होगा ये आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। एंड तीसरी बात, चूंकि 1 साल से पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए प्रीमियम जो भी वो लगाएगी उसको लोड करेगी, उसे मैलस कहते हैं, तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन जो भी लगे, प्लीज आप इंश्योरेंस तुरंत लीजिए और उसके बाद ही गाड़ी सड़क पर निकालिए। जी, इंश्योरेंस का प्रोसेस इमीडिएटली आगे बढ़ाएं, और तब तक गाड़ी को बिल्कुल भी आप ड्राइव ना करें, वो आपके खुद के लिए ही बेटर है। हम फिलहाल इसी नोट पर कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहेंगे। हर्ष रुंगटा साहब, शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू।